नमस्कार रेल साथियों। सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रुप बी एपीओ के पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एपीओ का पेपर है साथियों, पूर्व मध्य रेल, और 19 जनवरी 2023 लेटेस्ट पेपर है। ये एपीओ का पार्ट 3 भागों में, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, 3 भागों में पेपर था। पार्ट थर्ड है जो राजभाषा का था, वो हमने सोल्व कर लिया था, और अब हम पार्ट सेकंड की शुरुआत करेंगे जिसमें 91 से 100 तक प्रश्न है। उसके बाद हम पार्ट फर्स्ट को लेंगे 1 से 90 तक। तो इसमें जो पार्ट थर्ड था वो राजभाषा से संबंधित थे 10%, उसका हमने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। 3 पार्ट में पेपर था, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। पार्ट 2 को अपन यहाँ अब ले रहे हैं सोल्व करने के लिए, 91 से 100 तक है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने 91, क्वेश्चन नंबर 91 आ चुका है। ये आप देख सकते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, निम्नलिखित में से कौन रेल मंत्रालय के तहत नहीं आता है। तो यहाँ इरकॉन है, कोपमाऊ है, डीएमआरसी है और राइट्स है। ये जो इरकॉन है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये रेल मंत्रालय के तहत आता है। कोपमाऊ की अपन बात करें तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स, तो ये भी रेल मंत्रालय के तहत आता है। यहाँ जो राइट्स है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, रेल इंडिया टेक्निकल एंड, बीच में एंड आता है, एंड का विशेष ध्यान रखें, एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, तो ये भी रेल मंत्रालय के अधीन आता है। ये जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, तो ये जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, ये रेल मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। तो यहीं पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो डीएमआरसी बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है, डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ आपको फुल फॉर्म भी इनकी आनी चाहिए। यहाँ इरकॉन की बात करें तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड होता है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड होता है इरकॉन का। और कोपमाऊ की बात करें तो कोपमाऊ की फुल फॉर्म जो होती है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप होता है। डीएमआरसी की यहाँ बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन होता है। और राइट्स की हम यहाँ बात करें तो रेल इंडिया टेक्निकल
एंड इकोनॉमिक सर्विसेज होता है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज होता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका वो DMRC बनेगा, यानी ऑप्शन बी आपका 91 में करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप इन चारों की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, इनकी चारों की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 92 की बात करें तो 92 प्रश्न है, इन विच मास्टर सर्कुलर नंबर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज डिस्क्राइब्ड, किस मास्टर परिपत्र संख्या में पेंशन कम्यूटेशन विवेचित है। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का जो डिस्क्राइब्ड है वो 61 में है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है आपका। जो मास्टर सर्कुलर नंबर 61 है उसमें कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का विवेचन है या वर्णन है, तो 61 यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 61 यहाँ आपका बी ऑप्शन 92 में राइट हो जाएगा। हम यहाँ मास्टर सर्कुलर 60 की बात करें, 60 की बात करें तो ये पेंशन एंड रिटायरमेंट से संबंधित है, यानी मृत्युपदान, पेंशन एंड रिटायरमेंट एंड मृत्युपदान, पेंशन और सेवानिवृत्ति मृत्युपदान से संबंधित है। तो पेंशन और सेवानिवृत्ति के लिए आपका 60 आ जाएगा। और 62 की बात करें तो 62 आपके स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल्स फॉर रेलवे सर्वेंट्स के लिए है। जो ये 62 है मास्टर सर्कुलर, ये स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल्स फॉर रेलवे सर्वेंट्स के लिए है 62, और ये पेंशन एंड सेवानिवृत्ति के लिए है, और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के लिए 61 है। तो यहाँ राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 92 में बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें 93 की। 93 में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESS इन HRMS मॉड्यूल। यहाँ ESS की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ दोनों आपको आनी चाहिए, HRMS की भी आनी चाहिए और ESS की भी आनी चाहिए। तो यहाँ पहले ESS की देख लेते हैं। E से आपका एम्प्लॉय हो जाएगा, S से आपका सेल्फ हो जाएगा और S से आपका ग्लेस का सर्विस हो जाएगा, यानी कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 93 में बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ HRMS की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहाँ दोनों फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, HRMS की भी आनी चाहिए और ESS की भी आनी चाहिए। HRMS की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है और ESS का एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 94 है ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट इज confined to a relatively small space like office, home, etc. is called what? कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत एक सीमित एरिया में कम जगह यथा ऑफिस, आवास आदि तक सीमित होता है, क्या कहलाता है? तो वो LAN कहलाता है। वो आपका LAN कहलाता है। लेन बोल सकते हैं आप इसको, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो L से होती है लोकल, ए से होती है एरिया और एन से होती है नेटवर्क। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है परीक्षाओं में, लेन की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न है साथियों, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट है 95 है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कैन बी रिड्यूस्ड हाउ मेनी टाइम्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में यानी स्वैच्छिक प्रोविडेंट निधि एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार घटाई जाती है? तो ये जो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है ये एक वित्तीय वर्ष में एक बार घटाई जाती है और 2 बार ये बढ़ाई जाती है। अगर यहाँ बढ़ाने के लिए पूछता तो हमारा बी ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ घटाने के लिए पूछ रहा है तो अपना सी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन ले लेंगे। 95 में सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और यदि यही ये पूछता कि 2 बार
कितनी बार बढ़ाई जा सकती है? तो ये 2 बार बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी, उस स्थिति में अपना ऑप्शन बी करेक्ट होता। तो चलिए 96 है। 96 भी बहुत अच्छा प्रश्न है और ये स्टैंडर्ड फॉरम से संबंधित प्रश्न है। स्टैंडर्ड फॉरम है जो आपको सभी याद होनी चाहिए। यहाँ जो पूछा है वो मानक स्टैंडर्ड फॉरम 2 के लिए पूछा है। रेल सेवक, व्हाट फॉर इज द स्टैंडर्ड फॉरम 2 इज यूज्ड अंडर रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो डी एंड ए आर की कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है। तो डी एंड ए आर की फुल फॉर्म होती है डिसिप्लिन एंड अपील रूल, और कई बार इसका ईयर पूछा गया है। तो ये ईयर 1968 आ जाएगा, 1 अक्टूबर 1968। 1 अक्टूबर 1968, डी एंड ए आर, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। मैं वीडियो में इसको कई बार बोलता रहता हूं, तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो ये डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के तहत स्टैंडर्ड फॉरम 2 किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये डीम्ड सस्पेंशन के लिए किया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। जो स्टैंडर्ड फॉरम 2 यूज किया जाता है वो डीम्ड सस्पेंशन के लिए किया जाता है। यहाँ जो बी ऑप्शन है, जांच अधिकारियों की नियुक्ति के लिए स्टैंडर्ड फॉरम 7 का प्रयोग किया जाता है, और जो सस्पेंशन है, निलंबन है, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉरम 1 का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 1 का प्रयोग किया जाता है, और निलंबन वापस लेना, टू विड्रॉल सस्पेंशन, इसके लिए SF4 लिया जाता है, निलंबन से बहाली। तो इसके लिए SF4 लिया जाता है। SF3 है जो आपके निर्वापत्तों की स्वीकृति के लिए है, और SF8 है जो प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए है। SF6 है जो दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, उसके लिए है। SF10 है जो स्वीकृत कार्रवाई के आदेश के लिए है, और SF9 है जो हटा लिया गया है। बड़ी शास्त्री की चार्जशीट के लिए SF5 है, और छोटी शास्त्री की चार्जशीट के लिए SF11 है। तो ये मुख्य थे जो मैंने आपको बताया। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको सारे याद होने चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित 1 या 2 प्रश्न पेपर में जरूर होते हैं। तो आपको ये 10-12 है मुख्य, इनको सबको याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? यहाँ डीम्ड सस्पेंशन बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। 97 की अपन बात करें तो व्हाट इज द कांस्टेंट कम्यूटेशन फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग कॉम्बिनेशन पेंशन फॉर एम्प्लॉई रिटायरिंग ऑन यूजुअल सुपरएनुएशन। सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मी के कम्यूटेशन पेंशन की गणना के लिए यह निश्चित कॉन्टेक्ट कम्यूटेशन फैक्टर क्या है? तो इसके लिए जो कम्यूटेशन फैक्टर है वो 8.194 है। इसके लिए जो कम्यूटेशन फैक्टर है वो 8.194 है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 98 की बात करते हैं। इन विच ईयर 5 days वर्किंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में 5 days कार्य दिवस कब से शुरू किया गया? केंद्र सरकार के जो प्रशासनिक कार्यालय हैं उनमें मंडे टू फ्राइडे, ये जो 5 day का वीक है, 5 days का जो वीक है मंडे टू फ्राइडे, ये कब से शुरू किया गया? तो ये इफेक्ट हुआ था साथियों 3 जून 1985 से इफेक्ट हुआ था। 3 जून यानी 3 जून 1985। तो यहां 1985 आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। 98 में सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 जून 1985। तो ये सी ऑप्शन आपका यहां राइट हो जाएगा, 1985। इसके बाद हम बात करें 99 लेवल 5, हाउ मच अमाउंट पर किलोमीटर इज एडमिसिबल फॉर पर्सनल इफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ऑफ लेवल 5 पर्सनल।
लेवल 5 में कार्यरत कर्मी के लिए प्रशासनिक स्थानांतरण पर व्यक्तिगत निजी सामान के ढुलाई के लिए प्रति किलोमीटर कितनी राशि अनुमेय है। तो यहाँ पे जो राशियां तय की गई है वो लेवल 1 के लिए लेवल 1 के लिए 1 से 4 तक जो राशि तय की गई है वो 15 रुपए तय की गई है। और लेवल 5 के लिए जो तय की गई है, लेवल 5 के लिए जो तय की गई है वो 25 रुपए है। और लेवल 6 एंड अबव लेवल 6 और इससे ऊपर के लिए, लेवल 6 और इससे ऊपर के लिए 50 रुपए तय की गई है। 50 रुपए तय की गई है। लेवल 6 और इससे ऊपर के लिए 50 रुपए तय की गई है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो लेवल 5 के लिए पूछ रहा है, तो 1 से 4 तक जो आपकी राशि है वो 15 रुपए है। लेवल 5 के लिए आपकी 25 रुपए है और लेवल 6 एंड अबव के लिए 50 रुपए। तो यहाँ लेवल 5 के लिए 25 रुपए जो कि आपके ऑप्शन बी में है। 25 रुपए जो ऑप्शन बी में है, तो यहाँ 99 में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें 100 पार्ट सेकंड का, ये लास्ट प्रश्न है। 21 वर्ष के दिव्यांगजनों के लिए प्रतिमाह कितनी राशि छात्रावास अनुवर्ती के रूप में अनुमेय है। हाउ मच अमाउंट पर मंथ इज परमिशिबल एज हॉस्टल सब्सिडी फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन ऑफ 21 ईयर्स। तो यहाँ पे जो सी, ये जो 2250 रुपए है ये पर मंथ है सीई के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए है। 2250 रुपए पर मंथ है। और ये साल भर की जो मिलती है वो 27,000 रुपए मिलती है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक बच्चे के लिए। ये मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए है, तो 2 बच्चों के लिए ये साल भर में 54,000 हो जाती है। और यदि हम यहाँ दिव्यांग बच्चे की बात करें तो इसका डबल हो जाता है। डबल का मतलब 2250 और 2250 का 4500 यहाँ हो जाएगा, जो कि आपके पर मंथ दिव्यांग बच्चे के लिए है। एक दिव्यांग बच्चे के लिए 4500 रुपए पर मंथ है। और एक बच्चे के लिए साल भर का हो गया 54,000, साल भर के लिए हो गया 54,000। और यदि दोनों बच्चे दिव्यांग हैं तो ये राशि हो जाती है आपकी 1,08,000 रुपए ये राशि हो जाती है। लेकिन यहाँ हॉस्टल सब्सिडी के बारे में पूछा गया है, तो हॉस्टल सब्सिडी के लिए जो सामान्य बच्चा है उसके लिए 6750 रुपए है। लेकिन यहाँ दिव्यांग के लिए पूछा है, तो दिव्यांग के लिए ये राशि 2 गुनी हो जाती है। तो 2 गुनी के लिए अपन 6750 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 0,0,5 और ये 3 और ये 12 1 13 13,500 रुपए आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। 13,500 रुपए है जो कि आपके ऑप्शन सी में है। यहाँ 6750 रुपए है सामान्य बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ दिव्यांग के लिए पूछा था, तो दिव्यांग के लिए डबल हो जाती है, तो डबल ये 13,500 रुपए हो जाएगी। तो यहाँ सी आंसर आपका 100 में राइट हो जाएगा। तो ये था साथियों एपीओ का पेपर जो हाल ही में 19 जनवरी और 2023 को आयोजित हुआ था। इसके पार्ट 3 है, उसमें अपने थर्ड पार्ट राजभाषा का है वो सोल्व कर लिया है। और सेकंड पार्ट है जो 91 से 100 तक है, ये भी अपन ने सोल्व कर लिया है। तो अब जो पार्ट फर्स्ट आएगा यानी तीसरा वीडियो आएगा वो पार्ट फर्स्ट का आएगा, जिसमें क्वेश्चन संख्या 1 से 90 तक होंगे। तो तब तक आप वेट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये था साथियों एपीओ के प्रश्न पत्र का भाग सेकंड। और यदि आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर क्लर्क सीनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, ओएस की कर रहे हैं, एएमए की कर रहे हैं, डब्ल्यूएम की कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, तो बीआर क्लासेज का जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है। आप इन नंबरों पे संपर्क करके 80003826 पर संपर्क कर सकते हैं। 24 आवर्स संपर्क कर सकते हैं, 24 आवर्स संपर्क कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और आप
स्टडीली मटेरियल ले सकते हैं और अपने स्टडी का लेवल बढ़ा सकते हैं। आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और वीकली टेस्ट के लिए आप ग्रुप में एडमिट हो सकते हैं। वीकली टेस्ट देने के लिए ग्रुप में एडमिट हो सकते हैं। इस प्रकार आपका स्टडी का लेवल बढ़ता रहेगा और नए नए प्रश्न, नए नए पेपर आपको मिलते रहेंगे ग्रुप में। जो नया स्टडी मटेरियल है वो भी ग्रुप में मिलता रहेगा और एक आप अपनी तैयारी के लेवल को बढ़ा पाएंगे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम पार्ट फर्स्ट के वीडियो में। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय रेलवे।